हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 105। इससे पहले ऑलरेडी हमने 104 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 21 मई को मनाया जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व कछुआ दिवस, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इन दोनों को 21 मई को ही मनाया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जबकि विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इन दोनों को 21 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर क्या थी। बताना है, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी, कितनी थी। 17.067, 18.61 या फिर 17.991। याद रखिएगा, ये सवाल BPSC TRE 3.0 री एग्ज़ाम 6 to 8 में, 6 to 8 नहीं 9 to 10 में, ठीक है, इस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे बताना है आपको बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी। तो दिए गए विकल्पों में सही आंसर है सी ऑप्शन, सी नहीं ए ऑप्शन होगा 17.067। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा दो फैक्ट या और भी याद रखिएगा। कौन कौन सा फैक्ट, तो पहला याद रखिएगा यहाँ पे कि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है। लगभग आप देखेंगे तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा होता है ना। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से अनेक नदियों का प्रवाह होता है, इसीलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है। ऑप्शन 181, अनंत, 179, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है, जबकि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या आप देखेंगे तो 179 है। कितना, 179। ठीक है, आप देखेंगे तो ये हमारा विषुवत रेखा, और इसके ऊपर में आप देखेंगे तो 89 रेखा है, और इसी के नीचे 89 रेखा है, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 178 और प्लस में ये विषुवत रेखा, तो कुल मिलाकर के 179। अगर ये देशांतर जो ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव को भी जोड़ दिया जाए तब मिलाकर के 181 होता है। क्योंकि एक ये बिंदु है, इसलिए से हम लोग रेखा में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बिंदुओं को भी काउंट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर फिर 181 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन रेखाओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो 179 रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या आप देखेंगे तो इस तरीके से कितनी है, तो ये 360 है। ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देख लेते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। ठीक है ना, एक ये देशांतर रेखा और एक ये देशांतर रेखा, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है।
शून्य अंश और शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। जो शून्य रेखा है ना, शून्य अक्षांश रेखा, और शून्य ये हो गया आपका शून्य देशांतर रेखा, और ये हो गया शून्य अक्षांश रेखा। तो ये दूसरे को एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? ये अटलांटिक महासागर में काटती हैं, कई बार हम बता चुके हैं। इसके बाद मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है? भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। ठीक है। और दो अक्षांश तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। जैसे ये हो गया आपका दो देशांतर और ये हो गया दो अक्षांश, तो इसके बीच का ये वाला जो भाग है उसे क्या कहा जाएगा? ग्रिड कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं? बताना है, दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ऑप्शन है मकालू, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में से मकालू, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत, ये तीनों आप देखेंगे कि ये महान हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, महान हिमालय की प्रमुख चोटियों में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत शामिल है। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटी छोटी बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन जो प्रमुख चोटियां हैं ये सभी याद रखना है, ये सभी महान हिमालय पर पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि वृद्ध हिमालय को ही सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, इसे ही ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, और इसे ही महान हिमालय भी कहते हैं, और इसे ही हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, वृद्ध हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये सभी एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग, आप ही में से के बहुत सारे से होंगे जो कई नाम होगा आपके घर में, एक दो नाम, कोई अगल बगल को अलग कोई नाम रखा हो। तो इसी तरीके से वृद्ध हिमालय का नाम सर्वोच्च हिमालय भी है, ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय से ये सचर जोन के द्वारा ये दोनों अलग होता है। वृद्ध हिमालय, ट्रांस हिमालय किससे अलग होता है? सचर जोन से अलग होता है ना। तो याद रखिएगा, वृद्ध हिमालय ये जो है वो ट्रांस हिमालय से अलग होता है। कौन अलग होता है? ये सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय याद रखिएगा कि ये जो नवीन हिमालय जो है हमारा, उसका ये पार्ट नहीं है ट्रांस हिमालय, ये पहले से ही अवस्थित था यहाँ पर। ठीक है, लद्दाख, जास्कर, ये सब जो देख रहे हैं वो ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, मैप पर हम बता चुके हैं ऑलरेडी, अगर मेरे रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो शायद पता होगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है दरभंगा, सारण, जमुई, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, दिए गए विकल्पों में सब देखेंगे तो सही आंसर होगा जमुई। वैसे जमुई में भरपूर मात्रा में यहाँ पर देखेंगे सोना पाया जाता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा बॉक्साइट जो है ना, ये बिहार के मुंगेर जिला और साथ ही साथ रोहतास में भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन दिए गए विकल्पों में से जमुई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हाँ ये भी याद रखिएगा कि GSI के अनुसार देश का लगभग 44% सोना का भंडार जमुई में होने का अनुमान लगाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। अगला सवाल है, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। बताना है, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है? दक्कन लावा के अवक्षय के द्वारा, या फिर हिमालय के वन क्षेत्रों में, या फिर ग्रेनाइट के अवक्षय के द्वारा हुआ है, या एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, दक्कन लावा के अवक्षय के द्वारा काली कपास वाली जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखिएगा, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण दक्कन लावा के अवक्षय के द्वारा हुआ है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हुई हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से आपको महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास जो एरिया है, जो पठार है, वहाँ पे ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की जो घाटी है ना, ये वहाँ तक भी ये फैली हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अच्छा, ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि काली मिट्टी के पास जल धारण की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है ना, इसीलिए इसे शुष्क कृषि के लिए अनुकूल इसे माना जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और ये कपास के लिए ये उत्तम कह सकते हैं कि कपास के लिए उत्तम ये मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस काली मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन की इस पर कृषि अच्छे तरीके से की जाती हैं। ठीक है ना। और काली मिट्टी का और भी कई नामों से जानते हैं हम लोग, जैसे कि रेगुर मिट्टी, चौरनेजम मिट्टी, काली कपास मिट्टी, है ना, स्वतः जुताई मिट्टी, तो इन सब नामों से भी इन मिट्टी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह से प्रभावित है। बताना है, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा प्रदेश ऐसा है जो मृदा क्षरण से बुरी तरह से प्रभावित है। ऑप्शन है चंबल बेसिन, छोटा नागपुर उच्च भूमि जो छोटा नागपुर का हाईलैंड है, और शिवालिक का दक्षिणी ढाल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में सब देखेंगे कि चंबल बेसिन सर्वाधिक ये मृदा क्षरण से प्रभावित है, तो ये तो ऑप्शन तो खैर होना ही है। ठीक है, छोटा नागपुर का पट जो उच्च भूमि है वो भी मृदा क्षरण से प्रभावित है, और शिवालिक का दक्षिणी ढाल भी प्रभावित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा भारत में मृदा क्षरण से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वाधिक चंबल बेसिन प्रभावित है। मृदा अपरदन से चंबल बेसिन के साथ साथ यमुना व नदियों की उत्खात भी बहुत प्रभावित हुआ है। ठीक ना। और ये भी याद रखिएगा शिवालिक पर्वतमाला की जो दक्षिणी ढाल है वो वनों से रहित है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि मृदा क्षरण से और कौन कौन सा क्षेत्र जो प्रभावित है, तो मोटा मोटी आपको याद रखना है कि मृदा क्षरण से या मृदा अपरदन से पश्चिमी हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती, साबरमती घाटी, महाराष्ट्र का रेगड़ मिट्टी, और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से जो शुष्क क्षेत्र है ये सभी देखेंगे तो बुरी तरह से प्रभावित है मृदा क्षरण से। ठीक है, चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी, जिसे कहवा भी कहते हैं, उत्पादन के लिए जाना जाता है। सोन बेसिन, छत्तीसगढ़, नीलगिरी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नीलगिरी। नीलगिरी कॉफ़ी या कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इस किस्म की जो कॉफ़ी है ना, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसकी सर्वाधिक मांग है, सबसे अधिक मांग है। ठीक है, इसी कृषि की शुरुआत भारत में कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई थी, है ना, और इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ साथ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी की जाती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि कॉफ़ी बोर्ड भारत में कहाँ स्थित है, तो बताना है आपको बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड स्थित है, याद रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। बताना है कि कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है मायूरक्षी, नागार्जुन सागर, जवाहर सागर बांध, या एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये परियोजना 1969 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये परियोजना जो है ना, ये 1969 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 124 मीटर। कितना, 124 मीटर की ये ऊंचाई है इसकी, याद रख सकते हैं। वहीं बात करें ये जवाहर सागर बांध जो है, ये आपका जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और मायूराक्षी के बारे में बात करें तो ये मायूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से देखेंगे तो ये झारखंड में स्थित है, लेकिन इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड ये दोनों इससे लाभान्वित होते हैं, लाभ उठाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है। ये वर्ष 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इससे अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2023 में यहाँ पे दक्षिणी राज्य
आंध्र प्रदेश में 4.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ ये अंतर्देशीय मछली उत्पादन में सबसे आगे रहा था। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का दूसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए, अच्छा ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से कि भारत जो है ना ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, ये भारत जो है ना पूरा दुनिया में तीसरे स्थान पर है मछली उत्पादन करने के बात करें तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, भारत में मैग्नीज एस का 2023 की बात हो रही है में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर ऊर्जा होगा, और कोयला है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या फिर कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। बताना है कि दिए विकल्पों में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा समूह का ग्रुप है, ये समूह है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये सभी देखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय हो सकता है उसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। सिंपल सा लाइन में याद रखना है, ऊर्जा का वह स्रोत जो नवीकरणीय हो सकता है उसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो आप देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी को नवीकरणीय किया जा सकता है, अर्थात ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, जबकि परंपरागत स्रोत ऐसे होते हैं जो कि नवीकरणीय नहीं होते हैं, जैसे कोयला है ना, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी परंपरागत स्रोत हैं जो कि अनवीकरणीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन फिलहाल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए लेते हैं आगे। अगला सवाल है आपके लिए, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? बताना है पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? पहला दे रखा है हुगली जान तेल क्षेत्र असम, लुनेज तेल क्षेत्र गुजरात, कलोल तेल क्षेत्र गुजरात, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा युग्म सही है। ठीक है, एक तरफ दे रखा है पेट्रोलियम क्षेत्र और दूसरी तरफ दे रखा है उनकी स्थिति वाला राज्य। तो यहाँ देखेंगे कि हुगली जान तेल क्षेत्र ये असम में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखें लुनेज तेल क्षेत्र गुजरात में है, ये भी सही है, और कलोल तेल क्षेत्र ये भी गुजरात में ही है, ये भी सही है, अर्थात इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक, और ये भी याद रखना है कि भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा सबसे प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल ही हैं। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये 2025 की बात है। बताना है कि बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दे रखा है पटना, बेगूसराय, रोहतास, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बिहार सरकार ने समस्तीपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बिहार सरकार ने समस्तीपुर जो पूसा में है ये जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, एक ऐसा समस्तीपुर में जगह का नाम है पूसा, यहीं पे यह स्थापित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। यह नया अनुसंधान केंद्र वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता ये प्रदान करेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक सहायता यहाँ प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपा गया है? ऑप्शन है भूटान, चीन, मॉरिशस, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चागोस द्वीप समूह को ये मॉरिशस देश को सौंपा गया है। ठीक है, याद रखना है
चागोस द्वीप समूह जो है ये मॉरिशस देश को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ठीक ना। और विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 का थीम है प्रकृति से प्रेरणा लें, सभी को पोषण दें। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो प्रकृति से प्रेरणा लें और सभी को पोषण दें। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, टर्शियरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में नहीं पाया जाता है? सवाल है टर्शियरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में नहीं पाया जाता या नहीं स्थित नहीं है? ऑप्शन है असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक स्थानों पर दिए गए विकल्पों में से टर्शरी कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता है। अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल में गोंडवाना प्रकार कोयला क्षेत्र स्थित है, ना कि टर्शरी कोयला। अब देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, असम है, मेघालय है ना, मिजोरम है, मणिपुर है, इन क्षेत्रों में टर्शरी कोयला क्षेत्र प्रकार का कोयला यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। जबकि गोंडवाना कोयला जो कि धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी अर्थात पश्चिम बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। साथ ही साथ गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 250 अर्थात 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? सवाल है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि बिहार में आई थिंक 1102 ही है शायद, है ना, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, कुछ राज्यों में जनसंख्या कम होने के निम्न में से क्या कारण है? बताना है कुछ राज्यों में जनसंख्या कम होने के पीछे कारण क्या है? ऑप्शन है कि पथरीले भूभाग होना, ठीक है, या फिर इसको हटा दीजिए विभाग, सिर्फ लिखिए पथरीले भूभाग का होना, या मध्यम से कम वर्षा का होना, या कम उपजाऊ मिट्टी का होना, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कुछ राज्यों में जनसंख्या कम होने के पीछे कारण क्या है? पथरीले भूभाग होना, मध्यम से कम वर्षा होना और कम उपजाऊ मिट्टी का होना। लोग जनसंख्या वहीं पर ज़्यादा निवास करती जहाँ पे समतल जगह हो, है ना, और मध्यम से अधिक वर्षा हो, या कह सकते हैं कि वर्षा पर्याप्त होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। तो इस तरह कंडीशन आप देखेंगे कि भारत में, उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए पूरे भारत में आप देखेंगे कि जो जनसंख्या का जमाव है वो सबसे अधिक ये उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये सभी स्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ऊटी, कोडाईकनाल, चंद्रगिरी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से देखेंगे कि ए और बी ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि चंद्रगिरी ये कर्नाटका में स्थित है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चंद्रगिरी कहाँ है? कर्नाटका में है, जबकि ऊटी और कोडाईकनाल ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी कुछ नया टॉपिक में कुछ बात करनी हो, कुछ नया चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा हो, या किसी तरह का कोई सवाल हो
प्रश्नों की संख्या बढ़ानी हो या फिर कुछ नया क्वेश्चन और हार्ड लेवल का क्वेश्चन चाहते हो, जो भी अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, राय देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।